डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका। वेस्ट बंगाल की जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, मेरे कई स्टूडेंट ने वेस्ट बंगाल से लगातार मुझे रिक्वेस्ट किया। आज मैं उनको हेल्प कर पा रहा हूं। आई एम हैप्पी फॉर दैट। उनकी एग्जाम मुझे बताया गया है 9 जनवरी को है, और उसके पहले मैं कोशिश करूंगा कि कितने भी पेपर हो सकते हैं 4-5 उसको एनालाइज करें, उनको कुछ हेल्प करें जिससे कि वो अच्छा कर सकें। अब यहाँ पे एक सवाल आपके मन में आता होगा, जो मेरे स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी शुरू कर रहे हैं या कर रहे हैं, कि ये सेट और नेट का क्या मामला है। यदि आपको पता नहीं है, वैसे आपको पता हो सकता है, तो इंडिया आपको पता है फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे डेमोक्रेसी में। यहाँ पे स्टेट की अलग अपनी संरचना है, अलग अपनी व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड अदर्स। अब वहाँ पे ऐसा है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो यूजीसी कंडक्ट करवाती है, अब तो एनटीए के थ्रू, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू, उसको यदि आप आहर्ता प्राप्त करते हैं, मतलब क्वालिफाई करते हैं, तो पूरे इंडिया में कहीं भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जेआरएफ के लिए भी कुछ लोग। लेकिन कुछ स्टेट, 8-9 स्टेट ऐसे हैं जिसमें वेस्ट बंगाल भी है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, वो अपनी, जम्मू कश्मीर भी है, अपनी खुद स्टेट की एलिजिबिलिटी टेस्ट भी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लेते हैं। और यदि उसमें आप क्वालिफाई करते हैं, तो बिना यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हुए भी उस स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये कई लोगों के लिए, कई स्टूडेंट के लिए अच्छा है, डबल अपॉर्चुनिटी है। आप यूजीसी नेट भी दीजिए, जैसे मेरे वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट यूजीसी नेट भी दें और स्टेट की सेट भी दें, दोनों में ही आपको तो मौका ज्यादा मिल जाता है। बस ये बात है। सिलेबस दोनों के लगभग एक हैं, क्वेश्चन थोड़ा इसमें आसान आता है। तो हम लोग देखेंगे 2020 जो लेटेस्ट पेपर है वेस्ट बंगाल सेट की, कैसा क्वेश्चन है, उससे क्या सबक मिलता है, विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो लेट अस बिगिन। क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि खाली खाली है, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन कम है। तो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन काफी दिए हैं इसमें आगे के स्लाइड्स में, लेकिन कई क्वेश्चन इसमें ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं जहां पे कि कुछ भी कहने को नहीं है, बस वो क्वेश्चन और आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता वाज सेंचर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच स्टेट। आपको पता है ये क्वेश्चन, यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं तो बहुत सारे पीजी एंट्रेंस टेस्ट में भी ये पूछा गया है। और आपको पता है लोकायुक्त और लोकपाल के लिए कितना बड़ा आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे, लेकिन उसका कोई खास नतीजा निकला नहीं। उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अभी भी पूछे जाते हैं। लोकायुक्ता का पहली बार जो सेटअप हुआ था वो महाराष्ट्र में था। आप इसको याद कर सकते हैं, जस्ट याद कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड टू सिविल सर्वेंट इन इंडिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिविल सर्वेंट्स को इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है कि उनको जॉब से हटाया या डिमोशन या अदर पनिशमेंट नहीं दिया सकता। ये बहुत ही यूनिक अरेंजमेंट है, और इसके चलते भी कई लोग बोलते हैं कि सिविल सर्वेंट जो हैं वो थोड़े कंप्लेसेंट हो गए हैं, मतलब घमंडी हो गए हैं, क्योंकि उनको सर्विस से निकालना बहुत मुश्किल है, उनको पनिशमेंट देना मुश्किल है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी एक तरह का फंडामेंटल राइट जैसा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल तो नहीं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो बहुत दूर तक जो है सिविल सर्वेंट लड़ सकते हैं अपने अधिकारों के लिए सरकार से। तो ये जो है आर्टिकल 311 में नहीं था। यहाँ पे आर्टिकल 312 को भी आप याद रखिए, ये ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने से रिलेटेड है, कि कैसे राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करती है और फिर पार्लियामेंट जो है न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकती है। आज के समय में 3 ऑल इंडिया सर्विस है इंडिया में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जो चौथी ऑल इंडिया सर्विस की बात हो रही है वो इंडियन जुडिशियल सर्विस की हो रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी भी गई है, एक अमेंडमेंट के थ्रू आई थी, लेकिन अभी तक वो सेटअप नहीं हो पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ कैबिनेट रिलेटिंग टू इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन यूपी इन 1997। मतलब एक प्रेसिडेंट जो कि यूपी में सरकार, आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट कई कारणों से और कई बार तो पॉलिटिकल रीजन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती है आर्टिकल 356 का यूज करते हुए, कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी ब्रेक डाउन हो गई है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वहां का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाया जा सकता है गवर्नर के रिपोर्ट पे। ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल टॉपिक है इंडिया के पॉलिटी में। अब एक प्रेसिडेंट हुए जिन्होंने की मना कर दिया 1997 में सरकार के इस सलाह को साइन करने से। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 1997 में, मैं इलिमिनेशन का टेक्निक आपको बता रहा हूँ, जैल सिंह हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह जो है राजीव गांधी के टाइम में थे, उसके बाद वो राष्ट्रपति, तो कई साल आगे की बात है, तो ये खत्म हो गया। अब्दुल कलाम आपको पता है वाजपेयी जी के टाइम में थे, तो ये भी नहीं हो सकते, ये भी बहुत आगे की बात है, 2000 एंड अदर्स। तो अब बचते हैं केवल 2। यदि आप थोड़ा थोड़ा भी याद हो
तो के आर नारायण बहुत ही एक्टिविस्ट सॉर्ट ऑफ और एजर्टिव जैसे प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने कई और मामलों में अपनी इंडिपेंडेंस दिखाई थी जो नॉर्मली प्रेसिडेंट से एक्सपेक्टेड इंडियन पॉलिटी में नहीं होता है। इसलिए आप गेस कर सकते हैं इस 50-50 गेम खेलने के बाद कि ये के आर नारायण होगा, और यही उसका सही आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई जगह पूछा गया है। इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान आई थी, 3 मेंबर, उसके मेंबर का नाम भी पूछा जाता है, उसमें स्टाफर्ड क्रिप्स भी थे, अलेक्जेंडर थे, और तीसरा नाम आप देख लीजिएगा। ये तीनों का नेम भी आपको पता होना चाहिए। और उसमें से स्टाफर्ड क्रिप्स तो 1940s में जो है वाइसराय भी थे इंडिया के। इन लोगों ने लास्ट कोशिश की थी इंडिया को यूनाइट रखने का, एक कन्फेडरेशन सॉर्ट ऑफ, जो आज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, वो तीनों मिल करके एक नेशन स्टेट होता, जिसमें कि 3 ग्रुप होता है, एक इंडिया वाला ग्रुप, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान अभी का जो है। इस तरह से उन्होंने 3 ग्रुप में बांटा, वो हो नहीं पाया, वो एक अलग कहानी है। तो उसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कंपाइल हुआ था या कंस्टिट्यूट हुआ था। कंस्टिट्यूट होने का जो रूल रेगुलेशन सब जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही बना था। व्हाट वाज द प्रोसीजर फॉलोड फॉर एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का अडॉप्ट किया गया। क्या ये अडॉप्ट किया गया, इट वाज सबमिटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर रेटिफिकेशन? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। इट वाज सबमिटेड टू द गवर्नर जनरल फॉर हिज असेंट? नो, ऐसा भी नहीं हुआ था। इट वाज अडॉप्टेड व्हेन द इंटरिम गवर्नमेंट अप्रूव्ड इट? नहीं, एक्चुअल ये था, इट वाज अडॉप्टेड व्हेन इट रिसीव्ड द सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन, जो कि राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें कि सारे बड़े नेता इंडिया के, नेहरू, पटेल और अंबेडकर, सारे ये थे। तो जब जब सभी मेंबर और चेयरमैन ने साइन कर दिया तो अडॉप्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि काफी आसान क्वेश्चन जो है इस ब्लॉक में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 4th नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग मूवमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विच पुट्स देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये तो क्रोनोलॉजी तो सेट और नेट में एक बहुत ही फेमस थीम है। आपको थोड़ा डेट का लगभग अंदाज, मैं हमेशा बोलता हूँ डेट एग्जैक्ट ना याद रखिए, लेकिन थोड़ा बहुत याद रखिए कब ये हुआ था। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इन सब में स्वदेशी, क्विट इंडिया, सिविल डिसोबीडियंस, होम रूल में आपको पता होना चाहिए कि स्वदेशी लगभग 1905 में हुआ था, बंगाल का बंटवारा हुआ था तो 1905। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है आपको पता है कि 1930-31 सब में हुआ था, डांडी मार्च के साथ में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, आपको भूलना नहीं चाहिए, अगस्त 1942, 8 अगस्त को रिजोल्यूशन पास हुआ था। होम रूल मूवमेंट जो है, 2 होम रूल मूवमेंट हुआ था, एक एनी बेसेंट ने चेन्नई से शुरू किया था और दूसरा तिलक जी ने पुणे में बेस्ड किया था। दोनों बाद में एक तरह से मर्ज हो गए थे और फिर वो दोनों ही जो है कांग्रेस के एक पार्ट बन गए थे। तो होम रूल मूवमेंट जो स्वराज मूवमेंट कह सकते हैं, ये 1917 सब के आसपास हुआ, 1720 के बीच में आप कह सकते हैं। तो अब आप इसको अरेंज कर सकते हैं, आराम से आप कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये आपको मैं यहाँ पे एक ठहर के आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी आपके पास में समय है। आप जो एग्जामिनेशन गाइड मैंने पब्लिश की है, जो इंस्टा मोजो पे अवेलेबल है, लास्ट जो स्लाइड होगी उसमें मैं दे दूंगा उसका एड्रेस, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें ये सब काफी चीजें आपको मिल जाएंगी। और यदि लास्ट मिनट प्रेप गाइड यदि आप बीएचयू का सबसे जो कम्प्रिहेंसिव मैंने बनाया था बीएचयू के लिए, यदि उसको भी आप देख लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, सभी नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है, 50 रुपए, 100 रुपए से इस टाइप के हैं। उसको ऑनलाइन आप डाउनलोड करके आज से ही पढ़ सकते हैं। उन सब का लिंक मैं आपको लास्ट स्लाइड में दे दूंगा। ये सभी आपको बहुत आसानी से एक ही जगह मिल जाएंगे, मैंने काफी उसमें मेहनत किया था। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंट जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था ब्रिटिश इंडिया में। उसमें जो है सेंटर में डायरची लाया गया था। अब देखिए यहाँ तो एक ही फीचर आपको सही है तो एक मिल गया, तो बाकी छोड़ दीजिए, बाकी को आप मान लीजिए कि गलत है। अब ये डायरची क्या है ये थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि और भी क्वेश्चन इसे आ सकते हैं। डायरची का मतलब होता है डुअल गवर्नमेंट। तो डुअल व्यवस्था जो है वो सेंटर में 1935 में लाई गई। और इसके पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था 1917 का जिसको कहते हैं, 1919 का जिसको कहते हैं मॉन्टेग चेसमफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसमें डायरची प्रोविंसेस में लाया गया था।
और प्रोविंसेस में डायरची का मतलब क्या था कि दो तरह के सब्जेक्ट जो हैं जिसपे कि सरकार राजकाज करती है, जैसे मान लीजिए फाइनेंस हो गया, डिफेंस हो गया, पुलिस हो गई, जेल हो गया, टैक्सेस हो गए, तो सेल्स टैक्स का लीजिए, तो उनको दो पार्ट में बांट दिया गया था। एक पार्ट वो था जिसमें कि जो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जो कि पार्शियली इलेक्टेड होती थी, उसके जो मेंबर होते थे वो मिनिस्टर बनते थे। इसको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कहा गया। और कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो रिजर्व थे, जो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर एंड टैक्सेस एंड फाइनेंसेस, उसको जो वहां गवर्नर होते थे उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर होते थे वो उसके मिनिस्टर बनते थे। तो दो टाइप के मिनिस्टर हो गए। एक मिनिस्टर जनता के द्वारा लगभग आधे अधूरे चुने हुए जैसे रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरे जो कि नॉमिनेटेड गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। तो ये जो व्यवस्था थी इसको डायरची कहा गया प्रोविंस में। बाद में 1935 का जब रिफॉर्म हुआ तो प्रोविंसेस में डायरची खत्म कर दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। खत्म इसलिए की गई कि इससे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया गया उसको। मतलब पूरे प्रोविंस को ही एक ऑटोनोमस बना दिया गया, वो सेंटर जैसा हो गया जैसे अभी भी है। मतलब कि अब तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन से अपना अधिकार ड्रॉ करता है। उस समय भी एक तरह का फेडरल स्ट्रक्चर लाया गया 1935 से। तो इसलिए वहां डायरची की कोई मतलब रही नहीं। अब सब जो है चुने हुए ही मंत्री उसमें बनेंगे, या जो भी व्यवस्था स्टेट सोचेगी वैसा होगा। और सेंटर में वही डायरची को स्टैब्लिश कर दिया गया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। The directive principle have been taken from the constitution of which of these country? ये एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इवन 10th के बच्चों को भी पूछा जाता है। ये आयरलैंड से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। यहाँ पे रुक करके आप ये भी जान लीजिए कि कनाडा से हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर लिया है, अमेरिका से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट और जुडिशियल रिव्यू लिया है, और ब्रिटेन से जो है हमने कैबिनेट सिस्टम, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, यूनिफाइड जुडिशरी, ये सारी चीजें हमने ब्रिटेन से काफी चीजें हम लोगों ने ली हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑस्ट्रेलिया से भी जो है हम लोगों ने प्रिविलेजेज जो मेंबर्स का है वो ऑस्ट्रेलिया से भी लिया है, और जर्मनी के वेमर रिपब्लिक से भी हम लोगों ने इमरजेंसी प्रोविजन और कई चीजें लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आपको पता है कि आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है। 6 फ्रीडम हमें मिले हुए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, मूवमेंट, ट्रेड, बिजनेस एंड मेनी अदर काइंड ऑफ। तो उसमें लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस कहीं नहीं लिखा हुआ। ये जो फ्री राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसी में ये अंतर्निहित माना जाता है। ये माना जाता है कि ये उसी में इम्प्लाइड है, मतलब ये उससे उसमें इंक्लूडेड है, इसलिए अलग से फ्रीडम ऑफ प्रेस कोर्ट ने कहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 में, वो उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस भी माना जा सकता है। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एज प्रोपाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जजेस लिमिट द अमेंडिंग पावर ऑफ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अमेंडिंग पावर किसका? पार्लियामेंट का। आर्टिकल 368 आपको याद रखना चाहिए, जो अमेंडमेंट से रिलेटेड है पार्लियामेंट की, उसको लिमिट करता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या था? ये 1973 में केशवानंदा भारती केस में पहली बार आया। सेकेंड टाइम मिनर्वा मिल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1980 में हुई थी, उसमें इसको रीअफर्म कर दिया गया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है 368 में, वो अनलिमिटेड नहीं है। वो अमेंड तो कर सकती है, किसी भी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट को भी अमेंडमेंट तो कर सकती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर जो है, जो मूल आत्मा है, उसको वो चेंज नहीं कर सकती। अब ये बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कभी ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन उनके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर से एक लिस्ट बनाई जाती है, जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब काफी सारी चीजें, फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड अदर्स, ये सब जो है उसको बेसिक स्ट्रक्चर में गिना जाता है, और उसको चेंज हम नहीं कर सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। Next question, 11 number. Which amendment of Indian Constitution put restriction on number of ministers in government? तो आपको पता है कि 15% से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100 यदि लोकसभा मेंबर हैं तो 15 मिनिस्टर हो सकते हैं, तो करीब 545 हैं, तो आप समझ सकते हैं करीब 80 के आसपास जो है हो सकते हैं। तो ये 91st अमेंडमेंट से ये आया था। इसको आपको जस्ट याद ही करना पड़ेगा। जैसे मेरे एग्जामिनेशन गाइड में सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट का मैंने एक जगह पे दिया है, तो आप इस तरह से कहीं भी देख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। 86 अमेंडमेंट 2002 में आया था। इससे राइट टू एजुकेशन दिया गया, इंडिया में आरटी लाया गया।
74th अमेंडमेंट से म्यूनिसिपैलिटी पंचायती राज 73rd से आया था। 44th अमेंडमेंट जो है वो 42nd अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी ने किया था उसको लगभग इन्होंने ओवरटर्न कर दिया। बहुत सारे जो चेंजेस थे 42nd अमेंडमेंट के उसको नल कर दिया गया था। 44th अमेंडमेंट जनता गवर्नमेंट 1978 में लेके आई थी। 12 नंबर क्वेश्चन रीजन एजर्सन है। यहाँ मैंने ऑप्शन हटा दिए हैं, आपको ऑप्शन पता होने चाहिए। इसमें ए ऑप्शन होता है कि बोथ एजर्सन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन एजर्सन। बी होता है कि दोनों करेक्ट तो हैं लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता। और सी और डी जो होते हैं एक सही दूसरा गलत, दूसरा सही ये गलत, ये होता है। तो अब देखिए एजर्सन क्या है, दोनों एक स्टेटमेंट है, दोनों को पहले जज करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। जुडिशियल रिव्यू इज ए प्रोसेस to restrain the executive or the legislature from exercising power which may not be sanctioned by the constitution। यही तो है जुडिशियल रिव्यू। बेसिकली जुडिशियल रिव्यू लेजिस्लेचर के पावर को कर्टेल करता है, एग्जीक्यूटिव को भी करता है, मतलब उनके किसी भी ऑर्डर, किसी भी एक्ट को, लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के कसौटी पे टेस्ट करता है कि वेदर वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यदि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको डस्टबिन में डाल देता है। ये जुडिशियल रिव्यू है। ये पावर जो है, जो रीजन कहता है द सोर्स ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज आर्टिकल 13(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि कोई भी लॉ, एक्ट या कोई भी ऑर्डर ऐसा यदि होता है जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है तो उसको स्ट्रक कोर्ट कर सकती है। उसी से ड्रॉ करता है जुडिशियल रिव्यू का पावर। ऐसा जुडिशियल रिव्यू नाम का वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, धीरे धीरे कोर्ट ने अपने ऊपर ये पावर ले लिया है। तो ये दोनों ही सही है। और थोड़ा बहुत आर जो है एक वो एक्सप्लेन भी करता है, वैसे तो पूरी तरह से नहीं, लेकिन आपको मैं बता दूं, मैंने पहले भी बताया है कि यदि थोड़ा बहुत भी आर सपोर्ट करता है एजर्सन को तो आप ए ऑप्शन ही चुनिए, बी मत चुनिए, यही आपके लिए सेफ होगा। अब यहाँ पे मैचिंग है। मैचिंग में हम हमेशा गेम खेलते हैं। गेम खेलने का मतलब है क्या एक मैच से क्या पूरा क्वेश्चन बन सकता है, क्रैक हो सकता है या नहीं। यदि बन जाता है तो क्वेश्चन आसान होता है। जैसे यदि आपको पता हो कि अरुणा रॉय और अरविंद केजरीवाल ये दोनों आरटीआई मूवमेंट से जुड़े रहे हैं, तो राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट यदि आपको पता है, जैसे मुझे पता है, तो देखते हैं कि क्या ये एक से ही क्रैक हो जाता है कि नहीं। तो ए का थ्री, तो इससे क्रैक तो नहीं हुआ लेकिन 50-50 हमने खेल लिया, दो हमने खत्म कर दिया। अब तब दूसरा ढूंढना पड़ेगा। महेंद्र सिंह टिकैत, अभी आपको पता है उनके जो बेटे हैं राकेश टिकैत, वो कितने बड़े किसान लीडर बन के उभरे हैं अभी के किसान आंदोलन में। तो आपको पता होगा कि ये भारतीय किसान यूनियन के लीडर थे, बीकेयू। अभी भी बीकेयू को उनके बेटे और बहुत लोग चलाते हैं और अभी सक्सेसफुल किसान आंदोलन में बीकेयू का बहुत बड़ा हाथ था। तो बी का 4 क्या इससे बन जाती है? यस, इससे हमारा क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मॉडरेट हो गया, क्योंकि दो आपको जानना पड़ेगा। कई जो है डिफिकल्ट होता है 3, या कई और डिफिकल्ट होता है 4 के चारों आपको जानने पड़ते हैं। अब यहाँ देखिए अन्ना हजारे जो हैं वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले उन्होंने लोकपाल आंदोलन चलाया था। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन का चेहरा है। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 73rd अमेंडमेंट से रिलेटेड है। इसमें पूछा जा रहा है 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 73rd एंड 74th को आपको बहुत गौर से पढ़ लेना चाहिए। मैंने पूरा वीडियो बनाया है। अब इसमें देखिए रिजर्वेशन फॉर वुमेन था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन 33%, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन भी था जो ये करेगी कि पंचायत को कितने जो है फाइनेंसेस डिवॉल्व होंगे, मतलब कितने बंटवारा होगा बिटवीन स्टेट एंड पंचायती राज के बीच में। एडल ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये भी जो है इसका एक फीचर था। लेकिन ये जो लास्ट है कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, ये 74th अमेंडमेंट में निहित था, इसमें नहीं था, इसलिए 1, 2, 3 होगा जो कि सी में है। अब 16 नंबर देखिए, हु कैरेक्टराइज्ड इंडियन यूनियन एज फेडरलिज्म विथ ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट के श्रेणी में आता है, क्योंकि यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप केसी वेयर को मार सकते हैं, क्योंकि केसी वेयर ने कहा था कि इंडिया एक क्वाजाई फेडरल स्टेट है, मतलब कि यहाँ पे फेडरलिज्म जो है वो आधा अधूरा ही है, एक यूनिटरी जैसा है। लेकिन ये इसमें जो ऑफिशियल आंसर है ये आइवर जेनिंग्स है। आप जस्ट देख लीजिए इसको और इस पे थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। ये सारे जो हैं ग्रैनवल ऑस्टिन, केसी वेयर, आइवर जेनिंग, मॉरिस जॉन्स, रुडोल्फ, पॉल ब्रास, इन सब को आपको पढ़ लेना चाहिए। ये जो हैं ऐसे वेस्टर्न
पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं जो इंडिया ओरिएंटेड उन्होंने स्टडी की है। और आपको पता है कि हम लोगों का पूछने वालों में इनकी काफी महत्ता है। तो इन्होंने कौन सा बुक लिखा है, इंडिया के बारे में क्या कहा है, बहुत सारे इन्होंने फ्रेजेस इंडिया के लिए दिए हैं, जैसे वीक स्टेट, कैप्चर्ड स्टेट, सॉफ्ट स्टेट, बुलॉक कार्ट कैपिटलिज्म एंड ऑल। तो वो सब जो है आपको पूछा जाता है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं और मैंने अपने एग्जामिनेशन गाइड में इसको पूरी तरह दिया है, आप उसको एक जगह देख सकते हैं, काफी कुछ वहां मिल जाएगा। Under which section of the Representation of the People's Act does the Election Commission issue the symbol order? ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल बकवास है मेरे हिसाब से, ये सब कभी आप कर नहीं सकते हैं। आप इन सब क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेहतर है, आप इसके प्रिपेयर कर ही नहीं सकते हैं। Towards Equality Report dealt with, ये जो रिपोर्ट थी Towards Equality was title of the report of Committee of the Status of Women। ये 1974 में बनी थी। इसके बाद जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज ऑन वुमेन, ये भी दिल्ली में खुला, जो इन्होंने इसको, जिनके ऑथर थे 2 वुमेन थी। तो ये वुमेन के इश्यूज पे लिखा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैव पब्लिश्ड वर्क्स ऑन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन इंडियन पॉलिटिक्स? ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप इसको क्रैक नहीं कर सकते हैं, जस्ट आप जानते हैं तो जानते हैं, क्योंकि इसका ऑफिशियल आंसर है ऑल ऑफ देम। तो ऑल ऑफ देम क्या आंसर हुआ? इसका मतलब सभी ने सिविल सोसाइटी के महत्ता पे लिखा है, दैट्स ऑल। द मेन आर्गुमेंट मेड बाय रजनी कोठारी इन हिज बुक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स इज दैट। ये अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ें तो इन सब को आप सीधा आउटराइट रिजेक्ट कर सकते हैं, बिना जाने हुए कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है। जैसे देखिए बी को देखिए, कास्ट ऑर्गेनाइजेशन हिंडर्ड द एडवांसमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। हिंडर्ड मतलब इन्होंने रोका। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि ये जनरली इनकरेक्ट होता है। कास्ट, कई जिन्होंने कास्ट को पढ़ा है पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, उन्होंने ये कहा है कि कास्ट जो है पॉलिटिकल इंडिया के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो एक क्लास के जैसा बिहेव करता है, वो इंटरेस्ट को एग्रीगेट करता है। पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्ट एग्रीगेशन ही है, वो एक पॉलिटिकल एक फोर्स बनता है। और अभी भी आपको पता है कि पॉलिटिक्स में कास्ट का कितना बड़ा रोल है, टिकट देने में, या जो इलेक्शन की जो पूरी जो स्ट्रैटेजी बनती है उसमें कास्ट कितना ज्यादा महत्व रखता है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स डिड नॉट हैव ए सब्सटेंटिव इंटरेक्शन एक्सेप्ट ड्यूरिंग इलेक्शन, ये भी गलत है। आप छोड़ दीजिए इलेक्शन, पूरे समय तक जो है कास्ट और पॉलिटिक्स जो है आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं, between elections also। Traditional institution of caste has no place in modern democracy, तो बिल्कुल ही गलत। इस टाइप के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं। अब ये स्टेटमेंट एक ही बच जाता है, कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प्ड इन एडवांसिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थ्रू इंटरेस्ट एग्रीगेशन। तो यही सबसे ठीक स्टेटमेंट है, बाकी स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत है, इसलिए यही सही है और यही सही भी है। अब यहाँ पे देखिए ये मैचिंग है, इसमें क्या है कि इधर नेशनल पार्टीज हैं और यहाँ पे उनके ट्रेड यूनियन एफिलिएटेड हैं, जो उनसे एफिलिएटेड हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी से भारतीय मजदूर संघ एफिलिएटेड हैं, तो ए का 2, तो ए का 2, इससे तो कोई बात बनी नहीं। तो ये मॉडरेट क्वेश्चन या डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो है इंटक जो है वो जुड़ा हुआ है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इंटक है बी का 1, तो बी का 1 में भी 2 मिला, अभी 2 अभी खत्म हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट से C2 जुड़ा हुआ है, C2, और एटक जो है वो CPI से जुड़ा हुआ है। अब आप आगे मैच कर लीजिए। Who among the following emphasize the emergence of a market polity in India? तो अगेन जो है इस तरह क्वेश्चन से मैंने आपको बोला ये, इसमें इसका सही आंसर है मॉरिस जॉन्स। आप इस तरह क्वेश्चन को तैयार ऐसे कर सकते हैं कि इन सारे ऑथर्स ने, मॉरिस जॉन, पॉल ब्रास, जेम्स मैनर, ग्रेवन ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, रुडोल्फ, इन सब ने, केसी वेयर, इन सब ने क्या कहा है इंडियन पॉलिटी के बारे में अपने बुक में, थोड़ा बहुत उसको देख लीजिए, या जैसे मेरी गाइड है या अदर सोर्सेज हैं उससे थोड़ा सा उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए, आपको इस टाइप के क्वेश्चन लड़ जाएंगे। वैसे ये सब क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द प्रोपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? ये बहुत आसान क्वेश्चन होना चाहिए
उन स्टूडेंट के लिए जो लगातार मेरी वीडियो को देख रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी जिन्होंने तैयारी किया है। अब देखिए, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच एक तरह का फंक्शनलिज्म है जो सिस्टम अप्रोच का डेरिवेटिव है, मतलब सिस्टम अप्रोच से ही निकलता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का मतलब ये होता है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में आइडेंटिफाई किया जाता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर उसको कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर, जो कि जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी उसमें स्ट्रक्चर हैं जो दिखते नहीं है, इनविजिबल स्ट्रक्चर, जैसे कि लॉ, कानून जो है, सोसाइटी के कस्टम, वो अपने आप में स्ट्रक्चर है। मैरिज, ये भी अपने आप में स्ट्रक्चर है, जो फैमिलियल स्ट्रक्चर, तो वो सारी चीजें, पैट्रियार्की अपने आप में स्ट्रक्चर है। तो वो जो स्ट्रक्चर होते हैं, हर स्ट्रक्चर वो कुछ फंक्शन करता है, और कैसे उसका आपस में इंटर रिलेशन है या इंटरडिपेंडेंस है, इन सब की स्टडी से जब हम पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं तो उसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम है गैब्रियल एलमंड का। तो आप एकदम इसको याद कर सकते हैं, एलमंड एंड पावेल, इन दोनों ने मिलकर स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच डेवलप किया था फ्रॉम सिस्टम अप्रोच। और सिस्टम अप्रोच किसने दिया था वो भी आपको याद रखना चाहिए, डेविड ईस्टन ने। ये सब बिल्कुल आपके जवान पे होना चाहिए। The author of the book Democracy and Discontent, India's Growing Crisis of Governability, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अतुल कोहली ने लिखा है। इसको तो याद कर लीजिए, ये कई जगह पूछा जाता है। अगेन ये सब इंडियन ऑथर हैं जिन्होंने इंडियन पॉलिटी पे लिखा है, लाइक आशुतोष वार्ष्णेय, पार्था चटर्जी, तो मतलब हैं इंडियन लेकिन इंग्लैंड में बसे हुए हैं। एंड बाकी जो मैंने बताया, जेम्स मैनर, पॉल ब्रेस, मॉरिस जॉन्स, रुडोल्फ एंड ऑल। द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी वॉज क्वाइंड बाय, ये मैंने कम से कम 1 दर्जन बार अपने डिफरेंट वीडियोस में एनोमी के बारे में बताया, बिकॉज इट्स सच इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट गिवन बाय इमाइल दरखीम। दरखीम जो है वो एक बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं। कुछ सोशियोलॉजिस्ट का तो नेम आपको एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट कभी भूलना नहीं चाहिए। जैसे पहले जो जिसको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, अगस्ट कॉम्टे, उसके बाद यदि आप देखें तो टैलकॉट पार्सन, फिर मैक्स वेबर और इमेल दरकईम, इन सबको आपको, मैटन को भी आप याद रख सकते हैं। इन सबको आपको भूलना नहीं चाहिए। इन्होंने क्या कहा, इनके क्या थॉट हैं, इनके क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब एनोमी पे आइए। एनोमी जो है, दरखीम का कहना है कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है जो इंग्लैंड और अमेरिका में आई 18th-19th सेंचुरी में, उसमें कैसे जो है एक टूटाव या बिखराव हुआ। जो ट्रेडिशनल जो सोशल स्ट्रक्चर था वो जब टूट गए, कम्युनिटी बिखर गए, आदमी इंडिविजुअलिस्टिक हो गया, शहर में आकर के एक आइसोलेशन में रहने लगा। ना तो उसको कोई हिरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर से नाता है, ना ही उसका कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है सोसाइटी में। तो वो एक एटोमिस्टिक इंडिविजुअल लाइफ जीना शुरू कर दिया। और वो जो है लाइफ जो है ऐसे नॉर्म लेसनेस, वैल्यू लेसनेस, कोई कस्टम, कोई ट्रेडिशन, कोई पास्ट प्रैक्टिसेस से टूटा हुआ जो लाइफ है, वो उसको उन्होंने एनोमी बोला, जहां कि हर इंडिविजुअल एक एटम के रूप में जुड़ता है, अपने आप में ऑटोनोमस हो जाता है, और वहां पे वो बहुत आइसोलेटेड फील करता है, आइडेंटिटी लेस फील करता है। और वो जो उसकी जो एक बंधन था, जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन से जुड़ा हुआ था, हिरार्की, उसको किसी क्लास और कास्ट या इन सब से जो जुड़ा हुआ था, सब टूट जाता है। तो इस टाइप के लाइफ को, लिविंग को एनोमी उन्होंने नाम दिया था। इन विच राइटिंग डिड मैक्स वेबर प्रेजेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अब आपको इस दूर तक जानना है कि किस बुक में उन्होंने जो 3 टाइप ऑफ अथॉरिटी भी पूछा जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन। उन्होंने कहा था ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिस्मेटिक अथॉरिटी एंड लीगल रैशनल अथॉरिटी। उनका कहना था कि मॉडर्न सोसाइटी जो है वो लीगल रैशनल अथॉरिटी पे बेस्ड होते हैं, और जो पहले के समाज थे वो ट्रेडिशनल या करिस्मेटिक अथॉरिटी पे बेस्ड होते हैं। अब ये जो 3 टाइप ऑफ अथॉरिटी को उन्होंने अपने एक बुक पॉलिटिक्स एज वोकेशन में पहली बार कहा था। अभी तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको इसलिए घबराना नहीं है कि ये पूरे डिफिकल्ट डी जहां मैं मार रहा हूं, आप गिनेंगे ना तो 10 डिफिकल्ट क्वेश्चन से अधिक इस पेपर में नहीं मिलेंगे, और आपका क्वालिफाइंग मार्क्स केवल 40% है। तो आप समझ सकते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन के वो आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। The distinction between traditional and modern society were derived from which sociologists? अब ये क्वेश्चन ही फ्रेम गलत है, एक आंसर सही है और ये प्लूरल में लिखा हुआ है। तो एनीवेज, ये आप अभी हम लोग जस्ट पढ़ रहे थे
मैक्स वेबर ने भी ट्रेडिशनल मॉडर्न सोसाइटी का दिया, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल आंसर जो है टैलकॉट पार्सन है। अब इस पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, अब आगे जाके और रिसर्च कर लीजिए कि क्या टैलकॉट पार्सन जो कि बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, इनफैक्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है वो टैलकॉट पार्सन के ही थॉट से निकलता है, कई चीज़ें उन्होंने कहा था इस पे। तो ये और पॉलिटिकल कल्चर भी जो है वो टैलकॉट पार्सन का बहुत बड़ा उसमें देन है। तो इसको आप ये पढ़ लीजिए, और थोड़ा रिसर्च में आपको सलाह दूंगा कि टैलकॉट पार्सन ने कैसे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटी के बीच में डिफरेंस पैदा किया था। Who among the following used the Machiavellian analogy of lion and fox? ये क्वेश्चन भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। इसमें ये था कि जो विल्फ्रेड पैरेटो हैं, इन्होंने इलीट्स पे लिखा था, इन्होंने सर्कुलेशन ऑफ इलीट का कॉन्सेप्ट दिया था। इलीट का मतलब, इलीट के बहुत लोगों ने लिखा है, सी राइट मिल ने लिखा है, और मोज़का ने भी इस पे लिखा है, पैरेटो ने भी लिखा है, रॉबर्ट माइकल्स ने भी लिखा है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची। इलीट थ्योरी ये कहता है कि डेमोक्रेसी हो चाहे कोई भी और गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर या व्यवस्था हो, अल्टीमेटली जो रूल है वो कुछ इन्फ्लुएंशियल इलीट्स के हाथों में चली जाती है और वही रूल करते हैं। तो और जो डिफरेंट मान लीजिए इलेक्शन हुई, तो आप एक इलीट ग्रुप से दूसरे इलीट ग्रुप को चेंज करते हैं और कुछ नहीं होता है, शासन तो इलीट के हाथ में ही रहती है। तो पैरेटो ने जो है लाइन एंड फॉक्स मैकियावेली का जो कॉन्सेप्ट था उसको यूज किया कि मॉडर्न इलीट जो हैं उनका नेचर लाइन एंड फॉक्स के जैसा होता है, मतलब वो कई बार लाइन की तरह बिहेव करते हैं, कई बार फॉक्स के जैसा। तो सही आंसर है पैरेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, लिबरल प्लूरिस्ट व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट बिलीव इन द फॉलोइंग। अब लिबरल प्लूरिस्ट व्यू क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? मतलब प्लूरलिज्म ये होता है कि जहां पे कि एक कोई मेजोरिटेरियन ग्रुप नहीं है जो कि हर पॉलिसी मैटर से लेके और आइडियोलॉजी में प्रिवेल कर जाए और सारे बाकी माइनॉरिटी, ऐसा ऐसी पॉलिटिकल या सोशल अरेंजमेंट जिसमें कि मल्टीपल ग्रुप या कम्युनिटी अपने अपने इंटरेस्ट के लिए जो है वो स्ट्रगल करते हैं, फ्रेंडली स्ट्रगल करते हैं, इलेक्शन के थ्रू, लॉबिंग के थ्रू, प्रोपेगेंडा के थ्रू, वन वन अपमेंशिप करते हैं, कभी कोई ग्रुप जीतता है कभी कोई ग्रुप जीतता है, इसको प्लूरलिज्म कहते हैं। और स्टेट जो है वो ऐसे में ग्रुप ऑफ ग्रुप्स कहलाता है, मतलब कि एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस कहलाता है, वो कोई बहुत सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना जाता है, वो सभी ग्रुप के बीच में एक अंपायर के जैसा भी बिहेव करता है। तो इस व्यू में यदि आप पढ़िए, ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ पॉलिसीज एंड डिसीजन, अभी छोड़ दीजिए इसको, कैपेबिलिटी ऑफ सोसाइटी टू आर्टिकुलेट देयर इंटरेस्ट, ये तो अब ये डज नॉट है, मतलब कौन सही नहीं है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंटरेस्ट इन सोसाइटी। अब आप इन सब पे यदि कंफ्यूज भी हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस लाइन को पढ़ते ही आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि आप प्लूरलिस्ट व्यू रखते हैं तो यूनिफॉर्मिटी इंटरेस्ट का नहीं हो सकता है, देयर विल बी डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट, और उसको कैसे आप रिकंसाइल करते हैं, यही प्लूरलिस्ट पॉलिटिक्स है। इसलिए ये तो गलत हो गई, एक आपको गलत मिल गया तो आपको और कुछ खोजना नहीं है, तो बाकी सब सही अपने आप हो गए। The term new politics associated with new social movement means the following. न्यू सोशल मूवमेंट क्या है? जैसे अभी किसान मूवमेंट हुआ, एक न्यू सोशल मूवमेंट है, एक अलग तरीके का सोशल मूवमेंट जहां पे कि आप कैपिटल को घेर लेते हैं, पूरे रशद पानी लेकर के आप चढ़ाई कर बैठते हैं, एक एक साल तक आप पूरी सपोर्ट मिलती है आपको, मतलब वहां तंबू, टेंट, इवन आप ईंटें और सीमेंट का घर बना लेते हैं और आप बिल्कुल सरकार पे दबाव डालते हैं। ये भी एक नई टाइप की मूवमेंट है, सबअल्टर्न मूवमेंट है। तो न्यू पॉलिटिक्स आप इसको कह सकते हैं। तो ये न्यू टाइप ऑफ एक्टिविज्म आप इसको, बाकी पढ़ेंगे तो आपको और कोई सही लगेगा भी, सब कॉमन सेंस क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन जो है, मैंने हमेशा कहा है कि आपको कोई चीज पता होने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉमन सेंस यूज कीजिए। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आप उसको क्रैक कर सकते हैं, इसके अलावा और इसमें कोई सही हो ही नहीं सकता है न्यू स्टाइल ऑफ एक्टिविज्म। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु एडवांस द आइडिया वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। अब वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आगे आया ना, तो आगे पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं है, इमानुअल वॉलस्टीन को याद कीजिए और टिक मार दीजिए, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एंडर गुंडर फ्रैंक का है, ये सब डिपेंडेंसी थ्योरी को बताते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, साउथ अमेरिका में जो किस तरह से डिपेंडेंसी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हुई है, ये सब अंडर गुंडर फ्रैंक का है। सैमुअल पी हंटिंगटन का नाम आते ही आपको क्लास ऑफ सिविलाइजेशन याद आना चाहिए, पॉलिटिकल डिके याद आना चाहिए, या थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन याद आना चाहिए। कॉर्डोसो जो हैं ये ब्राजील के प्रेसिडेंट भी रहे थे, ये भी डिपेंडेंसी थ्योरी के एक थ्योरिस्ट रहे हैं। रॉबर्ट पुटनम,
वर्क ऑन सोशल कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी पढ़ लीजिएगा, ये कई जगह पूछा जाता है। रॉबर्ट पुटनम का सोशल कैपिटल, इसके बारे में अभी चलिए डिस्कस नहीं करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग थीम है सोशल कैपिटल। एक लाइन कल बता दें कि यदि आपको बहुत लोगों से परिचय है और वो लोग बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पे, तो आपके पास सोशल कैपिटल है, आप नेटवर्क पर्सन है, तो आप बहुत स्ट्रांग है। मतलब जिस तरह आपके बैंक में कैपिटल होता है तो आप बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसी तरह आपका सोशल कैपिटल यदि स्ट्रांग है तो आप बहुत स्ट्रांग है। एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल कल्चर इन विथ रेफरेंस टू विच कंट्री, किस कंट्री में उन्होंने स्टडी करके सोशल कैपिटल पे का कॉन्सेप्ट दिया था, तो वो साउथ इटली है, इटली पे किया था, नॉर्थ और साउथ इटली के इलीट्स के बीच में, रॉबर्ट पुटनम ने। नियो मार्क्सिस्ट व्यू इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एज, अब यहाँ पे आप देखिए तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी उसी टाइप का है, मार्क्सिस्ट थ्योराइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम का। तो उसमें ये माना जाता है कि एक हिरार्की बन गई है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जिसको कोर टाइप का बिहेव करते हैं, इकोनॉमिक कोर, और बाकी जो थर्ड वर्ल्ड है उनके पेरीफेरी या सैटेलाइट की तरह वो नजर आते हैं। तो यहाँ हिरार्किकल प्रोसेस में बदल गया है न्यू, मतलब जो इकोनॉमिक ऑर्डर ग्लोबलाइजेशन के एरा में। इगैलिटेरियन तो कहां से होगा, डेवलपमेंट तो चलिए ठीक है। द कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूशन वॉज रिप्लेस्ड विथ फॉलोइंग बाय गैब्रियल अल्मंड। तो यहां पे ये अभी जस्ट आपको मैंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच बताया, तो इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर है, मतलब जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में स्ट्रक्चर इज नथिंग बट इंस्टीट्यूशन। एट द एंड ऑफ 30 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, एट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर फ्रांसिस फुकुआमा। अब फ्रांसिस फुकुआमा का नाम आते ही आपको याद आना चाहिए एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड लास्ट स्टैंडिंग मैन, जो उनकी बुक थी, और उनका ये थीसिस कि आइडियोलॉजिकल जो वॉर है या आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट वर्ल्ड में खत्म हो गया ये कम्युनिज्म के डिमाइस के साथ ही। पहले फासिज्म खत्म हुआ, फिर कम्युनिज्म खत्म हुआ, इसके साथ ही जो लिबरल डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी, अब ये अनडिस्प्यूटेड जो है आइडियोलॉजी सब के लिए सर्वमान्य है, और इसी को उन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री डिक्लेयर कर दिया। तो अब यदि आप पढ़ेंगे एंड ऑफ हिस्ट्री का मायने, तो यहाँ पे आपको मिलेगी कि आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल हैज कम टू एन एंड, ये आपको एकदम ठीक से पता होना चाहिए। यहाँ फिर से एक बार आप सैमुअल हंटिंगटन को याद कीजिए, जिन्होंने कि क्लास ऑफ सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। उनका ये कहना था कि अब जो लड़ाई होगी वो नेशन स्टेट के बीच में नहीं होके सिविलाइजेशन के बीच में वॉर होगी, जैसे कि मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन एंड लाइक दैट, हिंदू वर्सेस मुस्लिम एंड मे बी लाइक दिस, यदि उनके थॉट पे चले तो। Who said that revolution meant a drastic sudden substitution of one group in charge of running a territorial political entity by other, इसी को रिवॉल्यूशन कहेंगे। तो ये किसने ऐसा कहा था? अब ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है, इसका ऑफिशियल आंसर है क्रेन बैरिंगटन। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप थोड़ा और रिसर्च कर लीजिए। यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये सब बुक को जरूर याद रखिए। क्यों मैं ये दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों मैं दे रहा हूँ, अच्छा ठीक है, आप आगे देखिएगा मैंने यहाँ क्यों दिया है, लेकिन इसको देख लीजिए। द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, ये है गैब्रियल अल्मंड ने लिखा है। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस रॉबर्ट डैल ने लिखा है। नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट जो है कार्ल ड्यूस ने लिखा है। ये कहीं पे आया है, ये मैच करने में आया है, यहाँ पे उसका गलत जगह पे हो। एनीवेज 35 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ऑथर्ड बाय डेविड ईस्टन। तो ओके, ये यहां से मैंने लिया है, बाकी बुक्स किसने लिखा है ये मैंने बताया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक आर ऑथर्ड बाय डेविड ईस्टन, इसमें से डेविड ईस्टन का नाम यदि आपको पता नहीं भी, अब देखिए कॉमन सेंस से कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, यदि आपको नहीं पता है कि डेविड ईस्टन ने इसमें से कौन सा बुक लिखा है, तो सिस्टम एनालिसिस या सिस्टम अप्रोच का नाम आते ही आपको डेविड ईस्टन का ध्यान आना चाहिए, और चूंकि यहाँ पे एक ही में सिस्टम एनालिसिस है तो इसी को टिक मार लीजिए। अब ये तीन किसने लिखा है मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप पढ़ लीजिए, सभी बहुत इंपॉर्टेंट बुक हैं। द टर्म फिलीबस्टर मीन, फिलीबस्टर मैंने आपको बहुत बार बताया है। फिलीबस्टरिंग होता है कि अमेरिका के सीनेट में ऐसा होता है, वहां पे कितने देर तक एक सीनेटर बोलेगा इस पे कोई लिमिट नहीं है उसको। इंडिया का ऐसा नहीं है कि बोलेगा 5 मिनट में आप बैठ जाइए, तो वो कोई बिल को यदि डिले करना चाहता है, आज नहीं पास होने देगा, तो वो घंटों घंटों कुछ से कुछ बोलता रहेगा, अक्कड़ बक्कड़, मतलब कुछ भी बकवास इसको बोलते हैं, उसको फिलीबस्टरिंग कहते हैं। और इसको पूरे वर्ल्ड में हर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या इसमें पार्लियामेंट में ये फैल गया है कि ये आदमी फिलीबस्टर कर रहा है, मतलब बिना किसी मतलब के टाइम काट रहा है कोई भाषण देने में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो फिलीबस्टर का मतलब हो गया
an action such as prolonged speaking for obstructing progress in a legislative assembly। ये अमेरिका के सीनेट से है। ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से आया है। 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं हेगल का व्यू सिविल सोसाइटी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। मैं कुछ क्वेश्चन अभी डिस्कस करता हूं। एक तो पूछा जाता है कि सिविल सोसाइटी का क्या पोजीशन था हेगल के थॉट में बिटवीन फैमिली एंड स्टेट। तो वो फैमिली और स्टेट के बीच में सिविल सोसाइटी को देखते थे, उसको डिफरेंसिया बोलते थे, फैमिली एंड स्टेट। मतलब उनका कहना था कि फैमिली को यदि आप थेसिस मानिए तो ये एंटीथेसिस है, मतलब डायलेक्टिक वे में, और इन दोनों के का सिंथेसिस जो है वो स्टेट है, जो हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड है। इसके अलावा वो कहते थे कि फैमिली या किनशिप जो है वो पर्टिकुलरिस्टिक काइंड ऑफ ईगो वहां पे होती है, पर्टिकुलर, और ये जो है इन्वर्सलिस्टिक ईगो में बदल जाती है सिविल सोसाइटी, और ये सब जो है मर्ज हो जाता है स्टेट में, जहां पे कि आप दूसरे के बारे में भी सोचने लगते हैं, जो जनरल विल टाइप का कॉन्सेप्ट जो है। तो इसलिए यूनिवर्सल ईगोइज्म, तो यूनिवर्सलिटी जो है सिविल सोसाइटी इज एन इम्बॉडीमेंट ऑफ द यूनिवर्सलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टिल द एंड ऑफ कोल्ड वॉर वाज द फॉलोइंग। इसका जो आंसर है नॉर्मेटिव, ये बहुत मैं कन्विंस नहीं हूं, आप इस पे और रिसर्च कर लीजिए। ये कहते हैं नॉर्मेटिव, अब इससे अधिक मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ 4P फॉर्मूला। ये मैंने अपने एग्जामिनेशन गाइड में भी दिया है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। ऑर्गेनाइजेशन के का मतलब जो 4 पैराडाइम में देखते हैं लुथार गुलिक, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का आप समझ सकते हैं, एक तरह का कैटेगराइजेशन या प्रोसेस आप कह सकते हैं, वो देखते हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का। ये लुथार गुलिक को आप इसके लिए भी याद रख सकते हैं कि इन्होंने पोस्ट कॉर जो है एक्रोनेम दिया है, जो बहुत फेमस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। उर्विक के साथ मिलकर के इन्होंने काफी काम किया था। मार्क्स इन हिज थॉट ऑन ब्यूरोक्रेसी रिफ्यूटेड। मार्क्स वो हर चीज को रिफ्यूट करते हैं, कॉमन सेंस हमेशा याद रखिए, जो हेगल ने किया था। तो हेगल ने जो ब्यूरोक्रेसी की बड़ाई की थी, क्योंकि स्टेट की बड़ाई की थी तो ब्यूरोक्रेसी की बड़ाई करेंगे, उन सब की धज्जी मार्क्स ने उड़ाया। उनके अनुसार से ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो एक तरह का बोर्जुअजीज के इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए वो एक तरह का कमिटी की तरह काम करते हैं ब्यूरोक्रेट्स। अकॉर्डिंग टू सैमुअल हटिंगटन, पॉलिटिकल डिले टेक्स प्लेस व्हेन। तो इन्होंने एक बुक लिखा था, ये बुक को याद कर लीजिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके, 1993। वैसे ये बुक उतनी फेमस नहीं है जितनी की क्लास ऑफ सिविलाइजेशन एंड थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन है, लेकिन इस बुक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे पूछा है। पॉलिटिकल डिके हटिंगटन तब कहते हैं जबकि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कोप अप ना कर पाए, वहां के मास मोबिलाइजेशन जो होती है, जो सोशल मूवमेंट होते हैं, उनको कोप अप नहीं कर पाते, इंस्टीट्यूशन पीछे रह जाता है और लोग जो हैं एक्टिविज्म में आगे निकल जाते हैं, तो वहां पॉलिटिकल डीके शुरू हो जाती है। तो इसको यदि आप पढ़ें यहाँ पे तो कहा है, तो मास मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन, मास मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन इज ग्रेटर देन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। मतलब यहाँ इंस्टीट्यूशन पीछे रह जाते हैं मास मोबिलाइजेशन एक्टिविज्म से, तो पॉलिटिकल डीके को शो करता है। बाकी सब उसका उल्टा है, वो शो नहीं करता। हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइन पॉलिटिकल कल्चर एज कंपोज्ड ऑफ एटीट्यूड, बिलीफ, इमोशन एंड वैल्यू ऑफ सोसाइटी दैट रिलेट टू द पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल इशू। यदि यहाँ गैब्रियल एलमंड होता तो मैं उस पर टिक मार देता, लेकिन यहाँ पे इनका कहना है कि एलन आर बॉल ने कहा है। अब आप पढ़ लीजिए, इतना ऑब्सक्यूर है ये, इस पर कुछ ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। ये इसमें आप देख सकते हैं कि कई ऑब्सक्यूर क्वेश्चन कई सिंपल क्वेश्चन के बीच में छिपे हुए हैं। मेरी सलाह होगी, आप 9 जनवरी को ये दे रहे हैं, कि इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन के बारे में सोचिए ही मत। आपको ना तो इसको जानना है, ना ही जानने की जरूरत है क्वालिफाई करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एम्फेसाइज्ड अंडर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में आपको पता है क्या क्या था वहां पे। परफॉर्मेंस अप्रेजल थी, डिवीजन ऑफ लेबर था या डिविजनलाइजेशन जिसको बोलते हैं वो थी, इफिशियंसी, इकोनॉमी, ऑन्टरप्रेनरशिप, इन सब पे फोकस था। प्रॉफिट मोटिव, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट कंपनी के स्टाइल से चलाना,
परफॉर्मेंस मेजरमेंट, रिवॉर्ड, डिफरेंशियल पे, ये सारी जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के फीचर्स थे। लेकिन उसमें पॉलिसी कहीं नहीं करता था। आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए क्यों पॉलिसी नहीं फीचर करता था एनपीएम में, क्योंकि पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन का एक डायकोटमी रहा है। ये माना गया है वुड्रो विल्सन के टाइम से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि पॉलिसी बनाना पॉलिटिकल लीडर्स का काम है और पॉलिसी को एक इफिशिएंट ए पॉलिटिकल न्यूट्रल मैनर में प्रोफेशनली इंप्लीमेंट करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। लेकिन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको चेंज कर दिया था और ये कहा था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो वैल्यू न्यूट्रल नहीं हो सकता है, वो उसको भी समाज में ये देखना पड़ेगा कि समाज कहाँ जा रहा है, उसको एक रोल मॉडल की तरह बिहेव करना पड़ेगा, गाइड की तरह बिहेव करना पड़ेगा। लेकिन उसको फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में काट दिया, उसने कहा कि नहीं, पॉलिसी से दूर रहना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिसी को न्यूट्रली जस्ट इंप्लीमेंट करना है। तो पॉलिसी नहीं था इसका पार्ट। हर्बर्ट साइमन आइडेंटिफाइड विच मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग एंड प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग दोनों के बारे में उसने बात किया। प्योर रैशनलिटी ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग, जो रैशनल चॉइस थ्योरी बोलते हैं, वो उन्होंने बात किया। सेटिस्फाइंग डिसीजन मेकिंग, जिसको सेटिस्फाइसिंग उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, बाउंडेड रैशनलिटी कॉन्सेप्ट दिया, ये सब उन्होंने दिया। तो ऑल ऑफ द अबव, ये भी कॉमन सेंस से आपको एक ट्रिक बताता हूं। यदि बोथ ऑफ द एबव और ऑल ऑफ द एबव इस टाइप के ऑप्शन हो तो गौर कीजिए, अधिकतर केसेस में वो ऑप्शन ज्यादा सही होते हैं। 46 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क दैट द इसेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिसी मेकिंग। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिसी से अलग रहना है, उसका जस्ट उल्टा है कि नहीं, पॉलिसी मेकिंग इसेंस है, ये पॉल एप्पल बाय ने कहा था। अब पॉल एप्पल, ये वैसे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको ये मुश्किल है इसको पकड़ पाना, लेकिन पॉल एप्पल बाय का बहुत जगह जो दखल है वो आपको याद रखना चाहिए। इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपा है दिल्ली में, वो इनके रिकमेंडेशन में बनाया है इन्होंने। पॉल एच एप्पल बाय ने जो है 1950s में इंडियन गवर्नमेंट ने इनको नियुक्त किया था एक तरह से सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म के रिकमेंडेशंस के लिए, तो उन्होंने बहुत कुछ दिया था। इसके अलावा पॉल एप्पल बाय जो है वो प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस को भी वो मान्यता देते हैं, जो आगे भी क्वेश्चन भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज ए ब्रिज बिटवीन साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा एंड सोशल मैन एरा, मतलब जो एक न्यू टाइप ऑफ जो न्यू न्यू या नियो क्लासिकल थ्योरी जिसको बोलते हैं, जिसमें ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आता है, और आगे की जो थ्योरी हर्बर्ट साइमन एंड अदर, और इधर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा जो था, क्लासिकल एरा, जिसमें कि वेबर, टेलर, फायोल और गुलिक उर्विक आते हैं, उसके बीच में एक जो सेतु का जो काम है वो फॉलेट करती हैं, मैरी पार्कर फॉलेट। ये मैंने कई बार आपको बताया भी। इन्होंने एक बुक लिखा है डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपको याद रखना चाहिए, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941 में। इसमें कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के जो 3 जो मेथड हैं वो आपको जरूर जो है याद रखना चाहिए, डोमिनेशन, इंटीग्रेशन एंड ऑल कंप्रोमाइज। तो ये मैरी पार्कर फॉल्ट थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ऑन विच डेट, इस पे मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, ऑन विच डेट स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड। तो ये आप गेस कर सकते हैं कि गांधी जी से रिलेटेड है तो 2 अक्टूबर को हुआ होगा, और मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद हुआ है, तो आप गेस कर सकते हैं। अब ये जो मैचिंग है ये इजी टाइप का है, ये सब आपको यही सब क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, जो कि यहाँ 80% इस टाइप के क्वेश्चन है। तो 20% ऐसे क्वेश्चन में क्यों जाना। जैसे जेएस मिल का देखिए, इन्होंने सब्जेक्शन ऑफ वुमेन पे लिखा, तो आप यहाँ से देखिए ए का 3 से क्या बात बनती है। तो ए के 3 से आप 50-50 गेम खेल लेते हैं, 2 गायब हो जाती है। कार्ल मार्क्स यदि आप देखेंगे तो एलिनेशन का थ्योरी उन्होंने दिया है, बी का 1, तो बी के 1 से जो है आपकी बात बन जाती है और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बाकी आप देख लीजिए। The responsibility of conducting free and fair election to the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन is vested with, आपको पता है 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट है उसमें जो इलेक्शन की जो व्यवस्था है पंचायती राज के लिए वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को दी गई है। यहाँ बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उसका कोई ब्रांच है, ऐसा नहीं है, उसका कोई ब्रांच नहीं है, उसका केवल काम जो है वो पंचायती राज इलेक्शन करवाना है। आत्मीय सभा वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1928 बाय whom, तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे दे दिए हैं जो राजा राम मोहन राय ने जो अपनी सोसाइटी बनाई थी, बहुत सारी आत्मीय सभा उन्होंने
बनाई थी 1815 में, यहाँ तो 1828 लिखा है। कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन उन्होंने 1821 में बनाया और ब्रह्म समाज 1828 में। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत इन्होंने 1828 दिया, जहाँ ब्रह्म समाज बनाया था, तो राजा राम मोहन रॉय सही है। द ये तो अच्छा, ये देखिए, द 53 नंबर क्वेश्चन, ओके, ये न्यू क्वेश्चन है। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज कंसिस्टिंग ऑफ 4P, प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, वाज प्रपोज्ड बाय। वैसे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन जो नेम आपको पता नहीं होगा, डोनाल्ड सी स्टोन। अब यहाँ पे ये तो चलिए डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि ये नेम इतना ऑब्सक्योर है कि उन्होंने दिया, लेकिन यहाँ यूएल गोस्वामी को याद कीजिए, जो बहुत जगह पूछा जाता है। कई जगह ये कहा गया, वैसे इस पे थोड़ा डिस्प्यूट भी है, कि इन्होंने ही डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टर्म जो है क्वाइन किया है, मतलब इस वर्ड की का जो को फर्स्ट टाइम जो यूज किया यूएल गोस्वामी ने किया। कई जगह कहा जाता है कि एडवर्ड वेडनर जो हैं वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के पिता हैं और उन्होंने ये वर्ड दिया। बट एनीवेज, एडवर्ड वेडनर, यूएल गोस्वामी और डोनाल्ड सी स्टोन को याद रखिए एज फार एज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न। द ऑथर ऑफ द बुक इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट, ये अब बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। इसमें उन्होंने बुलॉक कार्ट इकोनॉमी इंडिया को कहा है, इस जो पंजाब में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन होता उसके मद्देनजर। इसके अलावा उन्होंने डिमांड एंड कमांड इकोनॉमी की बात की है, और कई और जो है उन्होंने रुडोल्फ ने इंडियन पॉलिटी के बारे में कमेंट किया है, जो कि कई जगह पूछे जाते हैं, तो ये देख लीजिएगा। सागरमाला प्रोजेक्ट एक तरह का जनरल जीके का क्वेश्चन है। इंडिया में जो डिफरेंट प्रोजेक्ट स्कीम चल रहे हैं, ये रिलेटेड है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट को लेकर के। सागरमाला, यदि आप हिंदी में देखें कि मतलब समुद्र में एक तरह का माला पिरोजन, गार्लैंड बनाना, तो पोर्ट्स गार्लैंड ही तो बनाते हैं। इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, वन ऑफ द 51 मेंबर जिन्होंने की जो संरचना हुई थी, जो फाउंडेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन का, सैन फ्रांसिस्को में जो साइन हुई थी 1945 में, शायद 24 अक्टूबर या उसके कुछ पहले जून उनमें साइन हुई थी, उसमें इंडिया ने भी साइन किया था 1940। याद रखिए उस समय इंडिया एक कॉलोनियल नेशन था, फिर भी एक फाउंडिंग मेंबर है। प्रोजेक्ट मौसम क्या है? प्रोजेक्ट मौसम बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि मॉनसून जो है मौसम से ही निकला है, और ये अरबियन लोग मौसम बोलते थे, कि उन लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि अचानक से इंडिया में उस समय तो पतवार वाली जहाज होती थी, मतलब वो इंजन वाली नहीं होती थी जो मोटर्स चलती थी, तो उस समय हवा के साथ चलना होता था। तो उनको बहुत आश्चर्य होता था कि अचानक जून का मौसम आते ही, जून का महीना आते ही हवा जो है वो इंडिया की तरफ चलने लगती है, केरला के तट पे, साउथ वेस्ट मानसून, और उनकी जहाज बहुत आसानी से इंडिया पहुंच जाती है, तो उसको उन्होंने मौसम नाम दिया। उसी पे जो है मानसून बना। अरबियन ट्रेवलर जो हजारों साल से इंडिया में आ रहे हैं, उसी को याद करते हुए प्रोजेक्ट मौसम इंडियन कल्चर मिनिस्ट्री जो इंडिया में है उन्होंने स्टार्ट किया है, जिसमें कि जो 39 देश जो इंडियन ओशन के आसपास जुड़े हुए हैं, अधिकतर उसमें अरबियन कंट्री हैं, उनके साथ हमारा कल्चरल नाता जो है बढ़े, इंडिया को जाने वो, हम उनको जाने, इसके इसके लिए ये किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? रिस्टोरिंग एंशियंट मैरीटाइम रूट्स एंड कल्चरल लिंक्स, जो पहले जो जिस तरह से अरेबियन लोग आते थे उस मॉनसून के हवाओं के हेल्प लेकर के, उसको मतलब इसके थ्रू जो है प्रमोट करने की एक कवायद है। Which one of the following made a distinction between traditional and organic intellectual? अब ये ग्रामस्की का बहुत सारा आइडिया है, उसमें से एक आइडिया है ट्रेडिशनल एंड ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का। बेसिकली ये क्या है, इसको समझने की शायद मतलब इंटरेस्ट कुछ लोगों को आपको हो, जानना भी चाहिए। इनका कहना था कि दो टाइप के इंटेलेक्चुअल समाज में पाए जाते हैं। एक ट्रेडिशनल, जो कि अपना इंडिपेंडेंट पक्ष रखते हैं, जो उनको सही लगता है, वो ये नहीं सोचते हैं कि उससे उनको क्या फायदा होगा, कौन सरकार में है, कौन अभी पावरफुल है ग्रुप, कौन हमको जो है इस पे रिडिकुल कर सकता है, वो ट्रेडिशनल है। दूसरे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हैं, जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि अभी सत्ता में कौन है, कौन पावरफुल ग्रुप है, हम कोई यदि पक्ष रखेंगे तो उससे हमें पर्सनल नुकसान होगा, फायदा होगा, और इस बेसिस पे करते हैं। अब यहाँ पे आप एक अभी करंट जो इंडिया में चल रहा है उस पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं। यदि आप इसको देखें कि कई अभी इंटेलेक्चुअल देखेंगे जो सरकार के साथ आपको खड़े दिखाई पड़ेंगे, तो उसको आप ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल मान सकते हैं। और आप देखेंगे कुछ लोग बिल्कुल सरकार के
अगेंस्ट हैं, तो उसको आप ट्रेडिशनल कह सकते हो। बहुत मुसीबत झेल करके भी अगेंस्ट हैं, क्योंकि सरकार के अगेंस्ट होने में कोई फायदा तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि यदि सरकार आपको चाहे तो बहुत तरीके से आपको परेशान कर सकती है। तो वैसे में उनको आप ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं ग्रामस्की के नजर में। 56 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि कई थ्योरीज जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस करते हैं, जैसे अपलबाय हैं, साइमन हैं, ड्रकर हैं, लेकिन हेनरी फायोल जो हैं वो नहीं करते। इनफैक्ट पहले के जितने भी थे, फायोल, टेलर, ये सब जो वेबर, इन सब के लिए जो है लोथार गुलिक एंड उर्विक एंड ऑल, विलेक बॉय, इन सब के लिए प्राइवेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब में एकदम यूनिवर्सल प्रिंसिपल लगती है, एक ही तरीके से दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा सकता है। तो सही आंसर है फायोल। फायोल जिन्होंने 14 पॉइंट ऑफ 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था। अब ये मैच करना तो ऑलवेज बहुत आसान होगा। ये सारे जो हैं ये चार, इनको आप याद कर लीजिए, ये सब कम्युनिटेरियन हैं, मतलब लिबरल कम्युनिटेरियन, जो कि कम्युनिटी समुदायवाद में बिलीव रखते हैं। चार्ल्स टेलर, एलिस्टेयर मैकलेंटर, माइकल सैंडल एंड माइकल वॉल्जर। माइकल वॉल्जर ने स्फीयर ऑफ जस्टिस दिया है, मैंने इसको पढ़ाया भी आपको। डी का 2 देखिए, डी का 2, और आपका क्वेश्चन ही बन गया। आगे जस्ट आप मैच कर लीजिएगा, तो ये इजी हो गया क्योंकि एक ही से आपको जो है बन गया। बाकी को आप जस्ट मैच करके जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चन में पूछा सकता है। द टर्म सॉफ्ट पावर वॉज क्वाइंड बाय, ये किसने क्वाइन किया सॉफ्ट पावर? तो ये जोसेफ नोए ने क्वाइन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पूछा जाता है। जोसेफ नोए वही हैं जिन्होंने की कोहेन के साथ, रॉबर्ट कोहेन के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंस का थ्योरी दिया है। हांस मर्गनथाउस प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रिलेशन, ए फेमिनिस्ट रिफॉर्मुलेशन। अब देखिए, फेमिनिस्ट रिफॉर्मुलेशन मॉर्गनथो के प्रिंसिपल को किसने किया, ये ध्यान आते ही आपको जे एन टिकनर का ध्यान आना चाहिए। इन्होंने मॉर्गनथो के 6 प्रिंसिपल को फेमिनिस्ट नजरिए से रिफॉर्मुलेट किया है। देन ये रिजोल्यूशन पूछा जा रहा है, वैसे तो ये डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये मॉडरेट क्वेश्चन है, क्योंकि 2-3 रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन का कभी आपको भूलना नहीं चाहिए यदि आप जा रहे हैं आईआर की तैयारी करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस के। उसमें से एक है रिजोल्यूशन 12-1267, जो इंटरनेशनल टेररिज्म पे था, अल कायदा और उसके ग्रुप को इसमें बैन किया गया था, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए थे। और उससे भी इंपॉर्टेंट है यूएन रिजोल्यूशन 1325, जो कि वुमेन का पीस, सिक्योरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट में उनको कैसे राहत पहुंचाया जाए, उस पे जो है 2000 में यूएनएससी ने इस रिजोल्यूशन को पास किया था। इस तरह के 5-6 रिजोल्यूशन जरूर आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, 58 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ नियो फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म मैंने कई जगह बताया, अभी जो वीडियो सबसे लेटेस्ट है यूजीसी नेट के, उसमें मैंने बहुत ज्यादा बताया है, उसको पढ़ लीजिएगा यदि आप उसको देखते हैं तो, अदरवाइज कहीं और से भी। अब उसका जो न्यू वर्जन है उसमें एक कॉन्सेप्ट है स्पिल ओवर का। स्पिल ओवर कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है कि यदि आपका दो स्ट्रक्चर के बीच में कोई रिलेशन है, या दो इंटिटी के बीच में किसी पॉलिटिकल सिस्टम में, इवन ग्लोबल लेवल पे भी, मान लीजिए इकोनॉमिक नाता है, तो वो जो है कल्चरल रिलेशन में भी उसका स्पिल ओवर हो जाता है, उसका ट्रेड में भी हो जाएगा, उसका इकोनॉमी में हो जाएगा, उसका पॉलिटिकल हो जाएगा। इस तरह का स्पिल ओवर होता है, इसी से कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंस बनती है। अब यहाँ पे देखिए, फिर हम लोग इसको यदि मैच करने की कोशिश करें तो अमृत सेन इसमें दिखते हैं। इन्होंने बुक लिखा था पोवर्टी एंड फेमिन, क्या इससे बन जाता है? ए का 3, तो ए का 3 से 2 तो बन गए, 2 खत्म हो गए, 50-50 गेम हो गया। देन आप देखिए, इन्होंने अभिजीत बनर्जी ने जीता है नोबेल प्राइज पुअर इकोनॉमिक्स, इन्होंने लिखा है, तो बी का 4, तो बी का 4 और ये क्वेश्चन बन गया। तो ये थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन इज एंटीथेटिकल, तो ये तो इंग्लिश का केवल इसमें देखना है कि एंटीथेटिकल का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन किसके अपोज में है। इसमें से एंटीथेटिकल मतलब कि ये उसके अपोजिशन में खड़ा दिखता है। तो ग्लोबलाइजेशन इंटरडिपेंडेंस के तो अपोजिशन में होगा नहीं, इंटीग्रेशन के नहीं होगा, कनेक्टिविटी नहीं होगा, जियो पॉलिटिक्स इसमें आता नहीं है। सब इंडिपेंडेंस है, इंटीग्रेशन है, कोऑपरेशन है, इंटरडिपेंडेंस। कंटेनमेंट थीसिस जो थी, जस्ट जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, तो उसको ट्रूमैन डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। उस समय अमेरिका की ये पॉलिसी थी कि कम्युनिज्म को थर्ड वर्ल्ड कंट्री में किसी तरह फैलने से रोकना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसके पीछे जो ब्रेन था वो जॉर्ज केनन का था। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, केनार लिखा है। ये जॉर्ज एफ किनन जो थे वो ब्रेन थे बिहाइंड द
डॉक्ट्राइन ऑफ कंटेनमेंट, कि कम्युनिज्म को कैसे पूरी दुनिया में रोकना है, जो हैरी ट्रूमैन प्रेसिडेंट के जमाने में थे। इसको ट्रूमैन डॉक्ट्राइन भी कहा जाता है। चेन्नई कनेक्ट इज रिलेटेड टू इनफॉर्मल समिट बिटवीन इंडिया एंड, अब देखिए ये तो बीते जमाने की बात हो गई, उसके बाद तो हमारे यहाँ गलवान कॉन्फ्लिक्ट एंड अदर हो गई, तो लेकिन 2019 में जो है वो जी जिनपिंग और मोदी जी चेन्नई में मिले थे इनफॉर्मल वे में, जिसको बोलते हैं आप ऐसे टी पे मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उसको चेन्नई कनेक्ट कहा गया था इंडिया चाइना के बीच में। उससे कुछ नतीजा निकला नहीं, हम वहीं के वहीं रहे, उनके साथ हमारी रिलेशन उतनी ही बुरी अभी भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, आपको पता है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन आपको पता होना चाहिए कि नो फर्स्ट यूज है, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस है, निगेटिव सिक्योरिटी एश्योरेंस है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ये नहीं है। निगेटिव सिक्योरिटी एश्योरेंस क्या होता है, यहाँ पढ़ लीजिए, मैंने दोनों लिखा है, निगेटिव और पॉजिटिव सिक्योरिटी एश्योरेंस। निगेटिव सिक्योरिटी एश्योरेंस में ये होता है कि इंडिया एश्योरेंस देता है कि यदि किसी ऐसे कंट्री के पास जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, हम उस पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। पॉजिटिव सिक्योरिटी एश्योरेंस होता ये कि यदि हम गारंटी देते किसी नॉन न्यूक्लियर स्टेट को कि यदि तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक होगा तो हम तुम्हारी रक्षा के लिए न्यूक्लियर बम का यूज करेंगे, ऐसा हम कुछ गारंटी नहीं देते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ पंचशील, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, आपको पता है पंचशील के 5 सिद्धांत मैंने कई जगह लिख दिया है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, लेकिन ये नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट नहीं है, कॉमन प्रोटेक्शन जैसा नहीं है। और ये इंडिया चाइना के बीच में साइन किया गया था। कई जगह ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्ड कंट्री कौन थी जिसने कि साइन किया था चाइना के साथ, तो वो म्यांमार था, उस समय बर्मा कहलाता था। बर्मा में ही इस पंचशील सिद्धांत की जो है वो ये हुई थी, उनके जो उस समय में नेता थे उनका नाम भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है कि बर्मा का भी रोल है पंचशील में। व्हाट इज गुजराल डॉक्ट्राइन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। गुजराल, आई के गुजराल लेट 90s में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कुछ ही समय के लिए बने थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त काम किया था कि उन्होंने एक डॉक्ट्राइन दिया। उनका ये कहना था कि यदि हमको अपने छोटे छोटे नेबर नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब के साथ में अच्छा रिलेशन रखना है तो हमको बहुत बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए। परिवार में क्या होता है, बहुत बड़ा भाई है जो बहुत रिच है, बहुत पावरफुल है, तो वो अपने जो गरीब जो छोटे छोटे भाई हैं उसके साथ बराबरी नहीं करता है। ये नहीं कहता है कि तू मुझे 200 रुपए दे तो मैं तुम्हें ये सामान दूंगा, नो। हम आगे बढ़ के जो बड़े भाई होते हैं वो गिफ्ट देता रहता है, इससे कि वो बड़ा भाई बना रहे और वो छोटे भाई कभी उसके अगेंस्ट में ना जा पाए, पड़ोसी के पाले में ना चले जाएं। तो ये गुजराल डॉक्ट्राइन था, मतलब कि रेसिप्रोसिटी नहीं हमको देखनी है, ये नहीं कि तुम दो इस हाथ से तो हम देंगे उस हाथ से, बराबरी नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा, वो चाइना के पाले में चले जाएंगे, वो दूसरे कंट्री के पाले में चले जाएंगे। वही हो भी रहा है, नेपाल और मालदीव जैसे कंट्री चाइना की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमने बिग ब्रदर या गुजराल डॉक्ट्रिन पे एक्ट नहीं किया। तो इसका इनका ये है कि गिविंग वन साइडेड कंसेशन टू इंडियाज स्मॉल नेबर, आगे बढ़ के खुद ही कंसेशन दे दो ना, तुम क्यों ये सोचो कि तुम हमें ये दोगे तो हम तुम्हें वो दोगे, वो बराबरी नहीं करनी है। ये गुजराल डॉक्ट्राइन है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे रुक करके आप जो है इंदिरा डॉक्ट्राइन, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, ये सबको भी जान लीजिए किसने क्या किया, ये काफी पूछा जाता है। द रोहिंग्या रिफ्यूजी फ्रॉम म्यांमार मेनली हेल फ्रॉम, ये तो यदि आप न्यूज को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि रोहिंग्या वहां पे अधिकतर जो है बर्मा में, जिसको म्यांमार अब कहते हैं, रैखीन स्टेट में पाए जाते हैं, उनको वहां से परसिक्यूट करके भगाया गया, तो वो बांग्लादेश आए, वो मुस्लिम है, और फिर बांग्लादेश से वो एक तरह से इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया आए, तो इंडिया भी रोहिंग्या कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये सब क्वेश्चन जो है आईसीजेड के बारे में, आईसीजे के बारे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि पीस पैलेस हेग में स्थापित है। आईसीजे इज द यूएन प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन, सही है। ऑल यूएन मेंबर्स आर parties to the ICJ statute, ये सही है। ICJ is the only principal organ of the UN not based in New York, ये भी सही है। हेग नीदरलैंड में है, लेकिन ये सही नहीं है। ICJ deal with the dispute between sovereign state, ये तो ठीक है, लेकिन dispute between private party ये नहीं करता है, इसलिए गलत है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, उसको क्वाड कहते हैं, यहाँ क्यूएसडी लिखा है क्योंकि आगे उसको क्वाड में बदल दिया गया। इज ए स्ट्रैटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, तो ऑल ऑफ द एबव। इसकी अभी जो लेटेस्ट जो क्वाड मीटिंग हुई है
वो हुई है 24 सितंबर 2021 को वॉशिंगटन यूएसए में, जिसमें मोदी जी ने भाग लिया, जो बाइडेन ने उसको होस्ट किया था। इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉलिसी, मैरीटाइम मतलब समुद्र रिलेटेड सिक्योरिटी पॉलिसी, एम्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। तो इसमें आप देखेंगे तो सब कुछ है इसमें, लेकिन ये नहीं है, इसको हटा दीजिए, ये तीनों है, पढ़ लीजिएगा। डोकलाम जो डिस्प्यूट था वो इन चाइना और भूटान के बीच में था। बेसिकली एक प्लाटू है जो कि चाइना और भूटान, जिसपे कि एक तरह से डिस्प्यूट हुआ था। भूटान बेचारा क्या करेगा, उसके पास तो कोई खास आर्मी भी है नहीं, इंडिया ही उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा लेता है। तो डोकलाम डिस्प्यूट कन्वर्ट हो गया इंडिया चाइना डिस्प्यूट में, जो बड़ी मुश्किल से 2017 में हुआ था, टला था। बाद में तो अभी आपको पता है 2020 में एक नया डिस्प्यूट हो गया। विच is the nodal agency to secure India's critical information infrastructure and enhance its cyber security। अब ये तो जस्ट आपको जानना है कि नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो है ये करता है, उसके नाम से भी आप इसको गेस कर सकते हैं, कॉमन सेंस क्वेश्चन है, दिल्ली में बेस्ड है। बाय सत्याग्रह गांधी जी मीन, सत्याग्रह से गांधी जी का क्या मायने था? इसका मायने था कि ट्रूथ को छोड़ना नहीं है, मतलब पकड़ के रखना है, होल्डिंग फर्मली टू ट्रूथ, यही था। Which of the following book was were written by Frantz Fanon? तो फ्रेंच फैनन के बारे में मैंने यहाँ कुछ दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट कोलोनियल थिंकर हैं, फ्रेंच वेस्ट इंडियन थे, साइकियाट्रिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसफर एंड ऑथर। इन्होंने लिखा है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, ए डाइंग कोलोनियलिज्म एंड रिचर्ड ऑफ द अर्थ। तो यहाँ आप सबको पा सकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द एबव है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज? तो बुक का फुल फॉर्म जरूर आप जानिए। एक बुक में ऐसे रहता है एक्स और फिर एक कोलन के बाद एक लंबी सी बात लिखी रहती है जो बुक के टाइटल को एक्सप्लेन करता है। तो हिंद स्वराज में लिखा हुआ था, और इंडियन होम रूल, स्वराज इंडियन होम रूल इंग्लिश में। हु हैज इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ 4 क्लासेस? तो ये जो है माओ जेदांग ने दिया था, और उन्होंने जो 4 क्लासेस का डिक्टेटरशिप दिया था वो थे क्या क्या? पीजेंट्री, प्रोलेटेरिएट मतलब मजदूर, पिटाइट बॉर्जियोजीज मतलब कि जो बहुत ही बड़े बॉर्जियोज नहीं है, स्मॉल कैपिटलिस्ट, एंड नेशनल बॉर्जियोजीज। ये 4 क्लास का रिवॉल्यूशन उन्होंने नारा दिया था कल्चरल रिवॉल्यूशन के पार्ट में। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहिए आपको। 148 आर्टिकल से ये फॉर्म होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं। ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, एंड थ्रू प्रेसिडेंट ये पार्लियामेंट में ले होता है। पार्लियामेंट में एक कमेटी होती है, पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी, पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी, PAC, वो उनके रिपोर्ट को देखती है और सदन पे चर्चा करवाती है। टैगोर्स नेशनलिज्म इज बेस्ड ऑन हिज लेक्चर टू, टैगोर ने किताब लिखा था नेशनलिज्म। आपको पता है कि नेशनलिज्म के बारे में उनके विचार क्या थे? वो बहुत ही आर्डेंट क्रिटिक थे नेशनलिज्म के। मतलब नेशनलिज्म को वो मानते थे कि हमारे फ्रीडम को कंस्ट्रेन करता है, हमें चेन में बांधता है, हमारे दिमाग को संकुचित करता है। वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म में बिलीव करते थे, वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करते थे। तो उनका जो ये किताब था, उन्होंने एक लेक्चर टूर किया था जापान और यूएसए का वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में, उस पे उसके बेसिस पे जो है था। और समझिए वो कितने बोल्ड थे कि जापान जो इतना ज्यादा नेशनलिस्ट कंट्री था, वहां वो जगह जगह पब्लिक स्पीच देते थे नेशनलिज्म के अगेंस्ट में। लोग उनको मारा नहीं, यही बहुत हुआ। आप समझ लीजिए आज होता तो लोग इंटॉलरेंट होकर उसमें पत्थर उथर मारने लगते। Which one of the following books was not written by Karl Marx? तो कार्ल मार्क्स ने क्या नहीं लिखा? अब ये तो मतलब आसान क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट भी, क्योंकि ये सब मिलता जुलता नेम है। तो यहाँ पे जो ये बुक है, डायलेक्टिक ऑफ नेचर, ये फेडरिक एंगल ने लिखा है। तो इसको आप यदि अलग कर लीजिए तो जर्मन आइडियोलॉजी, जो उन्होंने 1845 में लिखा था, ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से यंग और मैच्योर मार्क्स के बीच में फर्क किया जाता है। होली फैमिली, सिविल वॉर इन फ्रांस एंड मेनी मेनी अदर कंट्री, उन्होंने बहुत बुक लिखे हैं, तो उनका एक लिस्ट आप देख के याद भी कर सकते हैं। तो ये इसमें हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड हॉब्स ए स्पोक्समैन ऑफ बोर्जोजीज मॉरलिटी? मतलब क्या है कि पहले समझिए क्या कहना चाहता है कि हॉब्स जो हैं वो जो बोर्जोजीज जो समाज था उसके मोरलिटी को एक तरह से जस्टिफाई करने वाले थिंकर थे। ये कहने का काम जो है CB मैकफर्सन ने किया था, जो बहुत बड़े क्रिटिक थे हॉब्स लॉक के। उन्होंने एक बुक भी लिखा था, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म फ्रॉम हॉब्स टू लॉक। तो ये उसके लिए जाने जाते हैं। ऑफ कोर्स इनसे आप समझ गए होंगे कि ये बोर्जोजीज
जो स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट थे, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट थे। यस, ये कैनेडियन थिंकर थे जो मार्क्सिज्म से प्रभावित थे। एरिस्टोटल्स निकोमैकियन एथिक्स प्राइमरली एक्सपोज, निकोमैकियन एथिक्स जो उन्होंने बुक लिखा था एरिस्टोटल का, उसमें हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश था। हैप्पीनेस को वहां पे एडोमोनिया ग्रीक वर्ड कहा जाता है, जिसको आप एक तरह से ह्यूमन फ्लरिशमेंट कह सकते हैं, ह्यूमन का फाइनल कॉज कह सकते हैं, अचीव हो जाना, ह्यूमन का एक फुलफिल्ड लाइफ कह सकते हैं। तो निकोमैकियन एथिक्स में इन सब बातों का ही जिक्र था, और इसी में गोल्डन मीन की बात थी कि यदि गोल्डन मीन को अपनाओगे तो आपको हैप्पीनेस मिलेगा, जो गौतम बुद्ध भी कहते थे। नेहरू रोड विदर इंडिया। अब यहाँ इंग्लिश आप देखिए, विदर का मतलब होता है कहाँ जा रहा है इंडिया, मतलब विच डायरेक्शन। तो विदर मतलब होता है वेयर, वेयर वी आर लीडिंग, विच प्लेस। तो विदर इंडिया, तो इन सपोर्ट ऑफ। तो उस समय में इंडिया एक क्रॉस रोड पे खड़ा था जब ये लिखी गई थी, मतलब 40s के जमाने में। तो वहां पे ये लेकर के आए थे सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट, और इससे बहुत प्रभावित थे। और उनका कहना था कि हमें ना तो फासिज्म की तरफ जाना चाहिए, ना कैपिटलिज्म की तरफ जाना चाहिए, हमें सोशलिज्म की तरफ जाना चाहिए। तो सोशल डेमोक्रेट थे नेहरू, और फेबियन सोशलिज्म भी कह सकते हैं। तो उन्होंने इसको जस्टिफाई करने के लिए बुक लिखा था। ऑफ कोर्स ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेंट अगस्टिन जो कि एक तरह से क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थिंकर माने जाते हैं, चीफ पॉलिटिकल व्यू फाइंड एक्सप्रेशन इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ टू सिटी। उन्होंने लिखा था, अगस्टाइन ने, सेंट अगस्टाइन ने 426 एडी में द सिटी ऑफ गॉड। तो सिटी ऑफ गॉड में उन्होंने बेसिकली क्या कहा था, टू सिटीज मतलब क्या, उन्होंने कहा था कि एक सिटी ऑफ गॉड है, एक सिटी ऑफ मैन है। मतलब कि जो रिलीजन स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो सिटी ऑफ गॉड है, और जो हमारा टेम्पोरल वर्ल्ड है जिसमें हम जीते हैं, जिसमें हम डिजायर, पैशन, पावर, इससे गाइडेड होते हैं, इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, वो सिटी ऑफ मैन है। और उनका कहना था ये कोई दोनों फिजिकल अलग अलग सिटी नहीं है, जैसे हमारा माइंड का स्टेट है। हम यदि अपने को सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठा लें, जैसे गांधी जैसे बन जाएं, तो हम सिटी ऑफ गॉड में अपने को पाते हैं। यदि हम नीचे गिर जाएं, हम यदि पावर और पैशन, डिजायर ऑफ पावर, सत्ता, इन सब के लोभ में पड़ जाएं, तो हम सिटी ऑफ मैन के बीच में आ जाते हैं, हम खुद ही जो है नीचे चले जाते हैं। तो ये सिटी ऑफ गॉड, सिटी ऑफ मैन का उनका कॉन्सेप्ट था। Which of the following books was not written by M.N. Roy? अब ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये भी एक तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मेरे हिसाब से मॉडरेट भी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सिटी ऑफ गॉड। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसमें जो है बाकी तो इन्होंने सब लिखा है। और द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, रीजन, द ह्यूमन साइकिल, आप चेक कर लीजिएगा इसमें से इन्होंने क्या नहीं लिखा है, इसका ऑफिशियल आंसर देख लीजिएगा। एनीवेज, ये मैं भूल रहा हूं अभी मेमोरी से। आइडेंटिफाई द ऑड पेयर फ्रॉम द बिलो, मार्क्स एंड एंगल, सैंडल एंड टेलर, सेन एंड नॉजिक, गांधी एंड जयप्रकाश। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा। अब देखिए इसमें ऑड क्या है, मार्क्स एंगल तो ऑड हो नहीं सकते, मतलब मार्क्स एंगल एक ही जैसे लोग हैं, मतलब एक जैसा मार्क्सिस्ट, दोनों ने मिलकर काफी कुछ लिखा है। सैंडल एंड चार्ल्स टेलर जो है कम्युनिटेरियन है। गांधी एंड जयप्रकाश एक तरह से बहुत बड़े सोशलिस्ट आप कह सकते हैं, एक तरह के लीडर हैं, गांधी एंड थॉट को भी मानते हैं जयप्रकाश। लेकिन सेन और नॉजिक एकदम अलग अलग पोल पे खड़े मिलते हैं। नॉजिक एक लिबर्टेरियन है, सेन एक एकदम स्ट्रॉन्च लिबरल है, एक तरह का सोशल डेमोक्रेट के फॉर्म में लिबरल। तो आप इसको अलग अलग पा सकते हैं, इसलिए ये इसमें ऑड वन आउट जो है सी है, सेन एंड नॉजिक, ये मिलते जुलते नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ट्राई टू कर द पावर ऑफ अमीर्स एंड उलेमास, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर इन्होंने दिया है मोहम्मद बिन तुगलक। आप और इस पर रिसर्च कर सकते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु बिलीव दैट state is an association of associations that best describe as। तो यदि ऐसा मानने वाले, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये प्लूरलिस्ट होते हैं। प्लूरलिस्ट मैंने यहाँ पे कुछ थिंकर भी दिया हुआ है, रॉबर्ट डहल जिन्होंने पॉलीआर्ची नाम की बुक लिखी, लास्की, हैरोल्ड लास्की बहुत बड़े प्लूरलिस्ट थे, एक तरह लेफ्ट ओरिएंटेड। और मैकलिवर ने ये बात कहा था कि स्टेट इज ए एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन में। बाय द मॉडर्न प्रिंस, ग्रामस्की मींट, मॉडर्न प्रिंस नाम का उन्होंने बुक लिखा था। तो मॉडर्न प्रिंस जो है एक कोड वर्ड, कई लोग बोलते हैं कि उस समय में मुसोलिनी को एक तरह से छद्म के तौर पे उन्होंने यूज किया था कि मुसोलिनी समझ नहीं पाए, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को मॉडर्न प्रिंस से कंपेयर किया था। तो ये पार्टी, द पार्टी मतलब द कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने पार्टी सिस्टम पे उन्होंने ये बुक लिखा था, मॉडर्न प्रिंस। इन विच चैप्टर ऑफ महाभारता आर द ड्यूटीज ऑफ किंग इनंसिएटेड, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, शांति पर्व में है, जिसको राज धर्म कहते हैं।
ड्यूटी ऑफ किंग। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय मैकियावेली? तो इसमें से आपको पता है इमाइल यदि कही है इसको प्रोनाउंसिएशन, तो ये रूसो ने लिखा है। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस मैकियावेली ने लिखा है, ये इसका सही आंसर है। बाकी तो ठीक है, छोड़ दीजिए। ये हिस्ट्री ऑफ, ये आप गेस भी कर सकते हैं कैसे, क्योंकि ये फ्लोरेंस में थे, तो फ्लोरेंस का हिस्ट्री कौन लिखेगा, यही लिखेंगे, यदि मतलब कॉमन सेंस है, इफ यू डोंट नो। हु रोट सिटी ऑफ गॉड? अभी जस्ट हम लोग ने इतना डिस्कस किया, ये दूसरा क्वेश्चन है सेंट अगस्टाइन पे, एक ही पेपर में। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडेड इनइक्वलिटी? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यदि आप बी आर अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो आप उसके कास्ट सिस्टम को पढ़ेंगे, उनका व्यू, और कास्ट को उन्होंने ग्रेडेड इनइक्वलिटी कहा था। क्यों ऐसा? क्योंकि एक पूरा ग्रुप जो है वो हायरार्की में प्लेस होता है। आप यदि एक्स कास्ट के हैं तो यहाँ हैं, वाई कास्ट के हैं तो यहाँ हैं, तो सारे मेंबर जो हैं, ग्रेडेड इनइक्वलिटी क्या मतलब कि बहुत सारे लोग एक हायरार्की में, फिर बहुत सारे लोग एक हायरार्की में, दोनों बीच में गैप, ये ग्रेडेड इनइक्वलिटी है। रॉल्स अरेंजमेंट अरेंजेस द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन लेक्सिकल प्रायोरिटी इन दिस ऑर्डर। अभी जो लेक्सिकल प्रायोरिटी का मतलब होता है कि वर्ड में उन्होंने किसको पहले रखा अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस में, किसको बाद में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एकदम रट लेना चाहिए। उनका जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो इस तरह के अरेंज्ड है, मतलब प्रायोरिटी में। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, ईच पर्सन हैज एन इक्वल राइट टू द मोस्ट एक्सटेंसिव लिबर्टीज कंपेटेबल विद सिमिलर लिबर्टीज फॉर ऑल। तो एक तो ये है, तो इन्होंने सबसे पहला किसको दिया, तो लिबर्टी प्रिंसिपल को उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। देन है डिफरेंस प्रिंसिपल, उसके अंदर भी दो है, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी शुड बी अरेंज्ड सो दैट दे आर बोथ ए टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लिस्ट एडवांटेज पर्सन, जिसको इन्होंने बाद की प्रायोरिटी दी, अटैच टू द ऑफिस एंड पोजीशन ओपन टू ऑल अंडर कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो सेकंड प्रेफरेंस इन्होंने फेयर इक्वलिटी ऑपॉर्चुनिटी, यहां मत जाइएगा, उल्टा लिखा हुआ, आपको कंफ्यूजन होगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, और इसको थर्ड प्रायोरिटी, ऐसे समझिए। तो फर्स्ट दिया उन्होंने लिबर्टी प्रिंसिपल को, फिर फेयर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल को ऑफिसेज के लिए, पॉलिटिकल ऑफिस के लिए, और थर्ड दिया डिफरेंस प्रिंसिपल को कि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी शुड बी अरेंज सो दैट दे आर टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज पर्सन। लास्ट प्रायोरिटी दिया उन्होंने डिफरेंस प्रिंसिपल को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जान लीजिए। द मंथली मैगजीन राष्ट्र धर्म किसने शुरू किया था? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने शुरू किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में और जान लीजिए, उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट भी दिया था। इसके अलावा उन्होंने जो है पांचजन्य और स्वदेश नाम का मैगजीन भी उन्होंने शुरू किया था, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा केबी हेडगेवार को भी आप जरूर जानिए, क्योंकि ये संस्थापक हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, नागपुर में 1925 में, एक डॉक्टर थे, पेशे से सर्जन थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जानिए, क्योंकि ये भी आरएसएस के बहुत बड़े लीडर थे। ये जनसंघ, जो आरएसएस की पॉलिटिकल विंग थी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके ये फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, इट इज बेटर टू बी डैश सोक्रेट डिससेटिस्फाइड देन ए फूल सेटिस्फाइड, हु सेड? ये जो पूरा जो कोट है वो ये है, इट इज बेटर टू बी ए ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड देन ए पिग सेटिस्फाइड, बेटर टू बी सोक्रेट डिससेटिस्फाइड देन ए फूल सेटिस्फाइड। ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में। यहाँ पे आपको एक और, कल ही मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया यूजीसी नेट का, थॉमस कार्लाइल, जो कि स्कॉटिश हिस्टोरियन, सैटेरिकल और पोलेमिसिस्ट थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को, ये कहते हुए कि ये पिग फिलॉसफी है। तो यहाँ पे इन दोनों बातों का आपको याद रखना चाहिए। Who among the following mooted the idea that India was a soft state and was ill-equipped to carry out its promise? तो यहाँ पे इसका आंसर तो चलिए बाद में देखते हैं, लेकिन सारे जितने लोग हैं इनके बारे में मैंने काफी कुछ लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। समीर अमीन जो है, इन्होंने यूरोसेंट्रिज्म वर्ड कॉइन किया, बुक भी लिखा। गुनार मेडल जो इसका सही आंसर है, उन्होंने जो है कई कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने बुक लिखा था, एन अमेरिकन डिलेमा, द निग्रो प्रॉब्लम एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी। वो सपोर्टर थे वेलफेयर स्टेट के, गुनार मेडल, जो कि बेस था केनीसियन इकोनॉमिक मॉडल पे। इन सबको डिस्कशन अभी छोड़ दीजिए। एडवर्ड सेड को आप ओरिएंटलिज्म के लिए जानना चाहिए, बहुत जगह पूछा जाता है। ओरिएंटलिज्म मतलब ये है कि जब वेस्टर्न स्कॉलर ईस्टर्न कल्चर का अध्ययन इसलिए नहीं करते हैं कि ईस्टर्न कल्चर को जाने, बल्कि वो वेस्टर्न कल्चर के तुलना में उसको नीचा दिखाने के लिए जब ओरिएंटल कल्चर की स्टडी करते हैं तो उसको ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सेड ने कहा। और एंड्रे गुंडर फ्रैंक, जो कि जर्मन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी पे बहुत काम किया था। इन्होंने बहुत सारे लैटिन अमेरिकन इकोनॉमी पे
काम किया जिसने उन्होंने कहा कि कोर और सैटेलाइट टाइप की एक फिगर बनती है, और जो डेवलपिंग वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट होता है जो रीजन में, वो अंडर डेवलपमेंट है बेसिकली, इसलिए उन्होंने एक वर्ड कॉइन किया था, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जामिनेशन से पहले मैं कुछ और पेपर एनालिसिस लेकर के आऊं, और जो मैं बोल रहा था कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, बहुत ही फायदा आपको करेगा यदि आप इसको डाउनलोड करते हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है, ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं और इमीडिएटली पढ़ सकते हैं। इसमें कई चीजें एक जगह पे दी गई हैं। सो ऑल द बेस्ट। और आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहां भी काफी पीडीएफ नोट फ्रीली अवेलेबल हैं। ईमेल कर सकते हैं, आपकी कोई डाउट हो तो मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का। टेलीग्राम चैनल अभी 1 वे है, और ट्विटर जरूर 2 वे है, आप उस पर डीएम भी मुझे कर सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। सो थैंक्स, गुड विशेस, और कीप वॉचिंग। जल्द मिलते हैं दूसरे पेपर एनालिसिस के साथ। बाय।